नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। हमने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है और हमारा देश उनकी इज्जत करता है। ये हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, इसलिए हमारे देश के राष्ट्रपति उन्हें सम्मान से सम्मानित करते हैं। हम उनकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, इसलिए हम उनको इस तरीके के सम्मानों से नवाजते हैं। लेकिन कंगना रनौत को ऐसा लगता है कि 1947 में हमें जो आज़ादी मिली थी, जिसकी बदौलत राष्ट्रपति हैं, जिसके बदौलत वो राष्ट्रपति भवन में बैठ पाती हैं, उसी आज़ादी के बदौलत वो इस देश में जो चाहे कह पाती हैं, वो इसी आज़ादी के बदौलत उन्हें सब कुछ मिला है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। तो बड़ा सवाल है कि क्या हमें फिर से हमारे सितारों को और ऐसे लोगों को जिनको हम सम्मान से नवाजते हैं फिर से आज़ादी की क्लासरूम में ले जाना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि आज़ादी का इतिहास क्या रहा है और कैसा रहा है। और ये भी बताने की क्या ज़रूरत है कि जो बोलने की आज़ादी वो उन्हें मिली है, उस आज़ादी को भी दरअसल बहुत मुश्किल से पाया गया है। तो ये इसी पर है हमारा आज का सवाल इंडिया का कि क्या भीख में आज़ादी वाले बयान पर घिरी हुई है कंगना रनौत। और ये ऐसा बयान था जिससे बचा नहीं जा सकता है, जिसके लिए उनकी निंदा हो रही है चारों तरफ। क्या फिर से हमें इतिहास की क्लास लगाने की ज़रूरत है ताकि हम लोगों को बता पाएं कि दरअसल आज़ादी की लड़ाई कितनी मुश्किल थी। और बोलने की आज़ादी है, फिर भी इस आज़ादी पर सवाल कैसे उठा सकती हैं वो। तो हमारे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हैं गुरदीप सिंह सप्पल साहब, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राशिद किदवई साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी के नेता है। तो सबसे पहले आलोक वत्स जी, आपके पास, क्योंकि सरकार में आपकी पार्टी है, क्या ऐसे लोगों को सम्मानों से नवाजा जाना चाहिए जो इस देश की आज़ादी को भीख में मत बताते हो? देखिए, किस संदर्भ में उन्होंने ऐसी बात कही है समझ में नहीं आता है। कि एक तरीके से तो 2014 के बाद हिंदुस्तान को बहुत सी चीजों से निजात मिली है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो आजादी हमें गांधी जी ने दिलवाई, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, शहीद मंगल पांडे, इन लोग शहीद हुए, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो आजादी एक ऐसी आजादी मिली जिसके में लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी, और वो हर वर्ग के लोग थे, हर धर्म के लोग थे जो हिंदुस्तान के लिए लड़े, हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े, भारत की आजादी के लिए लड़े। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि इन्होंने किस संदर्भ में ऐसी बात कही है। नॉर्मली कोई आदमी अगर वो, मैं कहूं कि मेंटली स्टेबल होगा तो ऐसी बात नहीं कह पाएगा। ठीक है, भारत को बहुत चीजों से निजात मिली है, पहुंच रहे हैं जिस नतीजे पर बहुत बिल्कुल नहीं, वो आप अपना पक्ष रख सकते हैं, उसमें आप राजनीतिक तौर पर जो बोल सकते हैं वो करिए, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी कोई भीख में मिली हुई चीज नहीं हो सकती है। इसको लेकर तो तमाम पार्टियां एक राय बन सकती हैं। आप कह सकते हैं कि 2014 के बाद, जैसा कि कंगना रनौत को लगता है कि 2014 के बाद बहुत सारी चीजें मिली होंगी। हर सरकार जब आती है तो वो अपने साथ कुछ नई चीजें लाती है, और हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष वालों को लगता हो कि कुछ ज्यादा लेके आए हैं वो। हाँ, ये मैं इसमें मैं सहमत हूं, और मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 2014 के बाद हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के नागरिकों को, हिंदुस्तान की परंपराओं को, हिंदुस्तान में जो चीजें थी उसको बहुत चीजों से निजात मिली है, इसमें कोई शक नहीं है कि लेकिन मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिली है, बिल्कुल घूसखोरी से आजादी मिली है, लूट से आजादी मिली है। लेकिन आप मुझे एक बात समझाएंगे आलोक वत्स साहब जी? आलोक जी, मुझे ये समझ क्या इस बात की आलोचना एक ऐसे फोरम से नहीं होनी चाहिए जो आपकी पार्टी का, क्योंकि आपकी पार्टी कंगना रनौत के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है, इसलिए ये आपसे सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनको सुरक्षा देते हैं, आप उनको सम्मानों से नवाजते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है अगर उनको सम्मान उनके अभिनय के लिए दिया जा रहा है। देखिए, सम्मान उनको दिया गया है एक्टिंग के लिए, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक्टिंग में वो अव्वल दर्जे की अदाकारा है तो उनको उसके लिए दिया गया होगा। उनको कोई समाज सेवा और राजनीतिक कारणों से पद्मश्री नहीं मिला है, लेकिन उनको ये राइट किसने दिया है कि वो हमारी आजादी पर उंगली उठाएं।
कभी कभी आदमी एक्साइटमेंट में या इमेच्योरनेस में कुछ ऐसी बात बोल जाता है जिस पर शायद उसको भी बाद में पछतावा होना पड़े। और मैं किसी भी कीमत पर नहीं, लेकिन ये रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शहादत को और उनके बलिदान को कभी नहीं भुला सकता हूं, अगर मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं। पार्टियों से इसका कोई मतलब नहीं है, ये राष्ट्रीयता का सवाल है और राष्ट्रीयता पर बिल्कुल पार्टियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम बिल्कुल। मेरे साथ हमारे बाप दादे, सप्पल साहब भी जुड़े हुए हैं। सप्पल साहब पहले आपके पास आ रहे। बिल्कुल सप्पल साहब, लेकिन क्या आपकी पार्टी के लोग बहुत ही आक्रामक तरीके से ये भी बोल रहे हैं, मैं जहां मुंबई में बैठा हूं वहां पे आपकी जो सहयोगी पार्टी है एनसीपी, वो कह रही है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ठीक है, बोलने की आजादी का हिस्सा कई बार लोग बेजा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप इन तमाम चीजों के पक्षधर हैं, आपकी पार्टी, कि बोलने की वजह से किसी को एफआईआर दर्ज करा दी जाए? देखिए, देश में व्यक्ति की आजादी है और आजादी मूर्खतापूर्ण बातों को बोलने की भी होती है। लेकिन मैं आलोक वत्स जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, जो हैरान है कि संदर्भ क्या है और उनको ज्ञान कहां से मिला। आलोक जी, उनको ज्ञान उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला है जो आपके आईटी सेल चलाते हैं, जिसके तहत लगातार देश के लोगों को यह समझाया जा रहा है कि देश की आजादी की लड़ाई के अंदर जो लोग लड़े, उनमें कुछ जो अंग्रेजों के खिलाफ थे और कुछ अंग्रेजों के साथ थे, और अंग्रेजों के साथ कांग्रेस पार्टी थी, जो कल कंगना ने बोला। उनको ये नहीं समझाया जा रहा देश के अंदर, जो इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है, कि जब आजाद हिंद फौज लड़ रही थी अंग्रेजों से, तो उस अंग्रेजी सेना के अंदर भर्ती सावरकर करवा रहे थे। सावरकर ने कॉल दी थी और उन्होंने मदुरई के हिंदू महासभा के अधिवेशन में जाकर रिपोर्ट दी कि हमने 1 लाख लोग ब्रिटिश सेना में भर्ती करवाए हैं जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और आपके लोग ये भी पलटना चाह रहे हैं इतिहास को कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो आप ही के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो कि फजलुल हक की जो मुस्लिम लीग की सरकार थी बंगाल की, उसके उप मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने वायसराय को लिखा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की। लेकिन सप्पल साहब, आप जिस चीज को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं सप्पल साहब, आप अगर ये कुरेदने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल में इसकी सरकार थी, तो आप ये भी याद रखिए कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में भी कौन कौन लोग थे। उनकी सरकार तमाम लोगों को लेकर बनाई गई थी, सारे स्टेक होल्डर्स थे उसमें, और वो राजनीतिक तौर पर आपके विरोधी रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री का असम्मान होगा अगर हम ये कहेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसी एक आदमी से उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर कोई एक सरकार बनाई थी। तो ये भी एक सच है कि आपकी जो पहली सरकार थी कांग्रेस की, उसमें भी वो शामिल थे। तो ऐसा कहना तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, लेकिन हम मुद्दे से भटक जाएंगे। विनोद जी, आपसे एक सवाल कि जो लोग कल तक फ्रिंज कहलाते थे, देखिए नहीं सप्पल साहब, मैं पहले विनोद जी के पास आ रहा हूं, फिर आप पहले हाँ जी बोलिए, आप अपनी बात कर लीजिए सप्पल साहब। आपको मेरी बात का जवाब लेना पड़ेगा। पहले आपने कमेंट किया है और एक स्वीपिंग कमेंट किया है एज ए एंकर, उसका जवाब तो देना होगा इस बात, क्योंकि बात इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की हो रही है। बोलिए। इतिहास के अंदर ये सच है कि आरएसएस और हिंदू महासभा आजादी के आंदोलन में नहीं उतरे थे, और अगर हम इसको आज टीवी पे नहीं बोलेंगे तो कल देश में वही बच्चा बोलेगा जो कंगना रनौत ने बोला है, जो ये बोला है कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस ब्रिटिश के साथ थी। उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि भीख में मिली थी, उसने ये भी बोला है कि कांग्रेस के जितने लोग थे वो ब्रिटिशर्स के साथ थे और भारतीयों के ऊपर ब्लड बात कर रहे थे, ये बोला है। अगर हम इस बात को नहीं उठाएंगे और ये लोगों को नहीं बताएंगे तो इसमें आपको कर रही थी जब दांडी यात्रा चल रही थी, दांडी यात्रा मैं आपके सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली बयान पे बात कर रहा था। दांडी यात्रा में इतिहास अपने आप में बहुत कई बार इतिहास के जो नेता होते हैं उनके अलग अलग लोगों के अलग अलग वक्त में अलग अलग पृष्ठभूमि रही है। वो मैं उस मसले पर बस आपसे बात कर रहा था, लेकिन मेरा जो ठीक है विनोद अग्निहोत्री जी, जो बड़ा सवाल है वो ये कंगना रनौत अकेली नहीं है। आलोक वत्स जी ने भी सुना होगा, सप्पल साहब ने भी सुना होगा कि पहले एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक महिला, व्हाट्सएप पे नहीं, एक कार्यक्रम में एक बीजेपी की महिला ये बात कहते हुए नजर आई थी कि 99 साल की लीज पर भारत को आजादी मिली है। कंगना रनौत कह रही है कि हमको भीख में मिली है आजादी। तो क्या ये जो फ्रिंज में जो लोग बैठे हुए थे वो अब मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं? मतलब ये कि पहले जिनको हम कभी मान लेते थे कि ये मोहल्ले के वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या जो
जिनको किसी भी किस्म से आप कह सकते हैं आप उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं, या जिनकी बात को हम नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन पद्मश्री कंगना रनावत या पद्म पुरस्कार पाने वाली कंगना रनावत की बात को क्या हम इस तरीके से नजरअंदाज करके यूं ही आगे बढ़ते रह सकते हैं? क्योंकि आज कंगना रनावत है, कल कोई और आके इसी तरीके की बात कह सकता है। तो क्या जो फ्रिंज में थे वो अब मेन स्ट्रीम में है? नहीं, अभिषेक आप सही कह रहे हैं कि देखिए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं मुझे लगता है वो ज्यादा सही बात करते हैं। इसीलिए कभी किसी कम पढ़े लिखे लोग ने नहीं कहा कि आजादी भीख में मिली। कंगना रनावत तो पढ़ी लिखी हैं, सम्मानित अभिनेत्री हैं, वो कह रही हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस देश में ये कंगना रनावत जैसे लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पीछे कुछ कोई ट्रेनिंग है, कोई आइडियोलॉजिकल बैकिंग है, कुछ तो है जो ये बोल रही है, जो इस इतिहास को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भाई, एक बड़ा वर्ग है इस देश में काफी, जो महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी और नेहरू और पटेल को श्रेय नहीं देना चाहता आजादी का। तो भाई सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को दीजिए, लेकिन पूरी आजादी को आप झूठा और खोखला और भीख में मिला वो कैसे कह सकते हैं? मतलब अब जैसे मैं जो सुन रहा था अभी अपने वत्स जी को, वो ठीक है, उनको बड़ा मंगल पांडे से लेकर के और चंद्रशेखर आजाद तक उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल मानते हैं, मानना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कंगना रनावत के बयान का जिस तरह से मजम्मत होनी चाहिए, जिस तरह उसकी निंदा होनी चाहिए, वो निंदा क्या दिखाई पड़ रही है वत्स जी की पार्टी की तरफ से? मुझे तो नहीं कहीं दिखाई पड़ी जो होनी चाहिए, क्योंकि सरकार में है वो, और सबसे ज्यादा अगर फजीयत हो रही है तो उनकी हो रही है, क्योंकि वो उनका जुड़ाव महसूस किया जा रहा है। और अभी 3 दिन पहले उनको पद्मश्री दिया गया है, तो कम से कम इससे तो अपने को अलग करें ऑफिशियली और मजम्मत करें। मैं नहीं कहता कि चलो गिरफ्तार करो, ये करो, मैं खुद व्यक्ति स्वतंत्रता का पक्षधर हूं, अब वो बोल, लेकिन निंदा तो की जा सकती है ना। वरुण गांधी को मैं दाद दूंगा कि उन्होंने जो है सबसे पहले इस मामले को उठाकर इसकी बाकायदा निंदा की, कम से कम वो बीजेपी के ही सांसद हैं, तो ये तो कम से कम किया जा सकता है। और मुझे लगता है पूरे देश को इसकी निंदा करनी चाहिए, कंगना जी से माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। बिल्कुल, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं आलोक जी कि आप कंगना रनावत से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं उनके बयान से, जबकि आपकी पार्टी उनको बहुत छोटे मसलों पर, उनको जब महाराष्ट्र में या मुंबई में कुछ भी ऐसा महसूस होता है, एक तरीके से सुरक्षा देने में बहुत तेजी से कार्रवाई करती है। आपके पार्टी के लोग मुंबई में उनके साथ जो भी शिवसेना उस वक्त में कर रही थी उसके मामले में तुरंत उनके बचाव में खड़े हुए थे। तो क्या ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं है आपकी पार्टी की कि ऐसे वक्त में जब देश की आजादी पर सवाल उठा दिए जाए और ये कहा जाए कि ये भीख में मिली है, तब आपकी पार्टी को उसी त्वरित गति से काम करना चाहिए? इसमें आपको क्या मुश्किल नजर आ रही है? देखिए, कोई मुश्किल नहीं नजर आ रही है। मुझे लगता है देर सवेर इस बात को पार्टी सीरियसली लेगी कि हम देर क्यों होगी आजादी के देर क्यों होनी चाहिए? हो सकता है अभी 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाए। मतलब देखिए, ऊपर हाईकमान की बातें हैं, हम लोग तो अदना सिपाही हैं, लेकिन हाँ, अपने तौर पे साफ तौर पे कह सकते हैं कि उनके इस बयान से मुखातिब नहीं है, उनके इस बयान के साथ नहीं खड़े हैं। किसी भी कीमत पर देश की आजादी में जो हमारे पूर्वजों को योगदान को नहीं बुलाया जा सकता है। मुझे बिल्कुल, लेकिन मुझे आप इतना बताने की मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आप मुझे हमें समझा पाएंगे कि जो विनोद अग्निहोत्री जो सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल एक कोशिश चल रही है, कंगना रनावत ऐसी नहीं आ रही हैं, मतलब उनके दिमाग में कोई एक जहन में ये कोई भर रहा होगा, ये जो 99 साल के लीज पर मिली है हमको आजादी, ये कोई भर रहा होगा। तो क्या आप सरकार में हैं, क्या आपकी पार्टी या आपकी सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे लोगों को कम से कम आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते रहिए, लेकिन कम से कम आजादी के मसले को थोड़ा ऐसा माने कि जिसके ऊपर नहीं जाना चाहिए? देखिए, व्हाट्सएप और फेसबुक ये 2 ऐसा मीडियम हो गया है कि जिसपे जिसको जो मर्जी आए चला देता है या कह देता है, और इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इतनी अफवाहें, इतनी बेबुनियादी बातें, इतनी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बहुत सी चीजों को इस पर पेश किया जाता है और लोग इसको एक्सेप्ट करके चले जा रहे हैं। मुझे तो लगता है ऐसी एजेंसियों पर कोई कड़ाई होनी चाहिए कि इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देने के पहले ये उसको फिल्टर करके रोक दे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं आलोक वत्स जी, और मुझे लगता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की बहुत सारी तस्वीरों को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था और उसमें उनके चरित्र पर सवाल खड़े किए गए हैं, वो बात आज करने की नहीं है, लेकिन हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि इसका
बिल्कुल नहीं, लेकिन उसमें आपकी पार्टी के लोग रीट्वीट भी करते हैं उन तस्वीरों को। चरित्र नहीं उनके, मुझे लगता है कि उनका भी उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको अभिषेक जी, नेहरू जी की तो वल्दियत पर सवाल उठा दिए जाते हैं जी। कि उनको बड़े बाबा लोगों के साथ साथ बताइए। बड़े लोगों के साथ साथ बड़े लोगों के साथ साथ की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण छुटभइये नेताओं की भी यहाँ भरमार हो गई है, जो इस तरीके की पॉपुलैरिटी करके कुछ गेन करना चाहते हैं, लेकिन हम इनके साथ नहीं है। नो, नेवर जी, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात करें आप, सही बात करें। सफल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सफल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राशिद भाई के साथ हमारा संपर्क टूट गया था। राशिद भाई जी, मैं आपसे ये सवाल चाहते हैं तो आप कीजिए निंदा साध्वी प्रज्ञा की कि गोडसे की तारीफ क्यों की उसने, जिसने गांधी को मारा। वो सांसद है आपकी पार्टी की। जी नहीं, उनको तो मन से माफ नहीं करने की बात हो चुकी है। आलोक जी करें। राशिद किदवई जी हैं हमारे साथ। राशिद, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो लोग फ्रिंज में थे, जो सवाल मैंने विनोद अग्निहोत्री जी से पूछा है कि क्या वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, जिस सवाल का जिस चीज को सफल साहब भी उठा रहे हैं और जिसको मैं भी उठा रहा हूं कि 99 साल की लीज पर आजादी मिली है या हमें भीख में मिली है आजादी, गोडसे हमारे भगवान है, गोडसे ने जो किया वो सही किया, और नेहरू जी का चरित्र हनन, बहुत सारे लोगों का इस किस्म से चरित्र हनन ऑनलाइन हो रहा है और इसको हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी इसको एब्जॉर्ब भी कर रही है, इसको मान भी रही है, शायद इसको सच भी मानने लगी है। तो क्या ये एक पूरा प्लॉट है या फिर ये एक तरीके से सचमुच फ्रिंज लोग हैं जो बैठे हुए हैं और जिनको हम बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं? अभिषेक, मेरा थोड़ा सा इस पूरे मामले को देखने का नजरिया अलग है। देखिए, राजनीति है, राजनीति में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। कोई राजनीतिक दल हो सकता है इसके पीछे हो सकता है ना हो सकता है कंगना जो है, जो एक नॉन स्टेट एक्टर टाइप होता है, उस तरह से एक अपने आप को ऐसी सब बातें कह करके लोगों को शॉक देना चाहती हैं। ये तमाम बातें हैं, लेकिन मुझे दुख और तकलीफ इस बात की है कि समाज और देश के जो दूसरे अंग हैं वो ऐसे क्यों खामोश बैठे हैं। मैं तो अपनी बरादरी जो मीडिया है, कि एक मीडिया हाउस के सामने उन्होंने ये बात कही, क्या मीडिया हाउस ने उसके ऊपर कोई खेद प्रकट किया? क्या वहां के ऊपर जो मजमे में लोग बैठे हुए थे, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग बैठे हुए थे, क्या उन्होंने उस पर कोई आपत्ति दर्ज करी? दरअसल देखिए, फ्रिंज एलिमेंट हर तरह के हर कम्युनिटी में या हर राजनीतिक दल में हो सकता हो, लेकिन उनको हम ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं और ये वो राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। हमसे मुराद ये है कि आज कितने लोग जो होते हैं जो तरह तरह के मामलों में कोर्ट्स में जाते हैं, देशद्रोह का मामला है, ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो जो सिविल राइट्स के जो वकील हैं वो क्या कर रहे हैं? ये जिनको भी भारतीय संविधान के ऊपर विश्वास है और आस्था है, उसके ऊपर वो काम करते हैं, वो क्यों ये चाह रहे हैं कि भाजपा या जो सरकार है उस पर कदम उठाए? कोई भी आदमी अदालत में जा सकता है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम बीच में हम सिर्फ एक अपना एक पॉलिटिकल स्कोर बनाना चाहते हैं। मैं कोई अग्निहोत्री मैं उनसे कोई विवाद मेरा या मतभेद नहीं है। लेकिन मैं सफल साहब अपनी बात आप रख लीजिए, फिर मेरा वत्स जी से एक सवाल है। जी, वत्स जी की बात सुनकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जो निंदा तो नहीं कर रहे हैं पर उन्होंने उसको सिरफरी जरूर बोल दिया। वत्स जी को मैं सलाह दूंगा, वत्स जी, आपकी सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है 75वें साल, उसकी वेबसाइट बनाई, अपने कार्यकर्ताओं को वो वेबसाइट दिखा दीजिए। आजादी की कहानी लिखी हुई है, और ये भी बता दूं, उस पूरी वेबसाइट के अंदर आप फोटोग्राफ सेक्शन में चले जाइए, आप अखबारों के पुराने आर्काइव के सेक्शन में चले जाइए, आप अनसंग हीरोज में चले जाइए, आपको आरएसएस का एक भी नाम नहीं मिलेगा जो आपकी सरकार ने बनाई है। आजादी के इतिहास की सच्चाई यही है। इस सच्चाई को अब पलटने की कोशिश जो व्हाट्सएप के थ्रू हो रही है, उसको आप भी लड़िए, क्योंकि आजाद मुल्क आपका भी उतना है जितना उन लोगों का है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। हम सबका इकट्ठा है मुल्क, और इतिहास को उसी रूप में आगे प्रेजेंट कीजिए। ये इतिहास साझा इतिहास है हम लोगों का, ये मैं कहना चाह रहा हूं। जी, आलोक जी, आप इसमें प्रतिक्रिया दीजिए और फिर उसके बाद मुझे आपसे ये सवाल भी पूछना है कि जिन लोगों ने जेएनयू में नारे लगाए थे, हमें चाहिए आजादी वगैरह वगैरह, उसमें जिस किस्म से आप लोगों ने रिएक्शन दिया था, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी भावना बेहद आहत हुई थी, तो क्या नहीं लगता आपको कि जब आपकी इसी आजादी को कोई ये कहे कि ये भीख में मिली है, तो आप लोगों की प्रतिक्रिया उसमें भी आप कह रहे हैं कि देर सवेर आ जाएगी? तो आपके दो मापदंड हैं, एक जेएनयू के स्टूडेंट के खिलाफ
जो शायद उनका केस जी कि देखिए आजादी का 75वां सालगिरह हम लोग बहुत जोर शोर से मनाने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां भी काफी पुरजोर ढंग से हुई है। उसमें आजादी के जितने भी ये सिपाही हैं जिन्होंने आजादी में अपनी कुर्बानियां दी या आजादी में अपना योगदान दिया, उन सबका हम महिमा मंडन करने जा रहे हैं और बड़े बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। लेकिन ये शर्मनाक बात है कि किसी ने हमारी पार्टी से अलाइन रखते हुए इस तरीके का बयान दे दिया। हम इसको पुरजोर कंडेम करते हैं, हम इनके साथ बिल्कुल खड़े नहीं है इस बयान पर कि आजादी हमें भीख में मिली है। आजादी लाखों लोगों की कुर्बानी का देन है आजादी। और रही बात कार्रवाई करने की, तो हम इस लेवल पर नहीं है कि हम इन पर कोई कार्रवाई कर सके, लेकिन ऊपर के लोग जरूर इन पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस तरीके की बात देश कतई कबूल नहीं करेगा, जहां आप आजादी के लाखों शहीदों के ऊपर इस तरीके का उंगली उठा के कहेंगे भीख में मिला है। आई कंडेम दिस। बिल्कुल। मुझे बस डर इतना है कि आलोक बस जी आप अपनी पार्टी में उस फ्रिंज एलिमेंट में ना हो जो इस तरीके की प्रतिक्रिया रखते हैं। लेकिन जी विनोद जी आप कुछ कह रहे हैं। हो सकता है मेरी शहादत मेरी पॉलिटिकल शहादत हो जाए इसी बात को कंडेम करने के लिए, बट मैं अपने जमीर से आलोक राजी आपको बहुत साधुवाद कि आपने साहस के साथ जो है कम से कम खंडन किया, वरना हम तो सुनने को तरस रहे थे कि कोई खंडन करे। और मुझे लगता है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को दो काम करने चाहिए। वो जो महिला जो जुड़ी हुई है, कहा ना मैं अपने जमीर से बगावत नहीं कर सकता हूं। आलोक जी, जो महिला जो जुड़ी हुई है पार्टी से और जिन्होंने कहा कि लीज पे मिली है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और कंगना रनावत पर हम सबको ये दबाव डालना चाहिए, जैसा कि रशीद किस्वई ने कहा कि वो अपने बयान के लिए माफी मांगे। ये एक सार्वजनिक विमर्श में ये बात आनी चाहिए और सभी राजनीतिक दल सब लोग हैं वो अपने बयान की माफी मांगे। सार्वजनिक तौर पर राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल। और जिम्मेदारी तो खैर राशिद भाई आप जिस बात की कर रहे थे, तो थोड़ी देर पहले आधे घंटे के करीब पहले उस मीडिया हाउस की तरफ से भी बयान आया है और उसमें कहा गया है कि वो इस बयान के खिलाफ हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि वो तमाम लोग जो उस महफिल में शामिल थे, वो एंकर या वो जो व्यक्ति जो उस समय सवाल जवाब कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी से भी पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। कोई मेरे देश के सामने ही अगर ये कहे 75वें वर्ष में कि हमें भीख में मिली आज़ादी है, तो दरअसल उनको ये और हम सबको ये मानना पड़ेगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या पढ़ाएंगे। ये पढ़ाएंगे कि हमें आज़ादी इस किस्म से मिली थी कि हमने कोई भीख मांगी थी, जबकि उसके पीछे हमने कितना संघर्ष किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा वक्त कम था। सप्पल साहब, आलोक बस जी, आज आपने खुल के बात कही, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई आपके लिए थोड़ा सा निकाल पाए वक्त, तो उसके लिए माफी। वक्त ब्रेक का है।